Starting with chapter number 4, markets. Unit number 1 is meaning and types of markets. छोटी सी यूनिट है मार्केट्स वाला चैप्टर, लेकिन कंप्लीटली बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स. अलग अलग तरह के मार्केट्स देखे रखे हैं. सबसे पहला देखे रखा है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया. एरिया के बेसिस पे चार कैटेगरी है: लोकल, रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल. लोकल मार्केट वो होता है जो विद इन अ सिटी ट्रेड हो रहा है. यहाँ पे जनरली डील होते हैं पेरिशेबल गुड्स एंड बल्की गुड्स. दो तरह के गुड्स का डीलिंग जनरली लोकल मार्केट में होता है. जब बायर और सेलर दोनों ही विद इन अ सिटी है तो उसे बोला जाता है लोकल मार्केट. रीजनल मार्केट जो है वो विद इन अ स्टेट है. एक स्टेट जैसे एमपी के विद इन, महाराष्ट्र के विद इन अगर ट्रेडिंग हो रही है तो उसे रीजनल मार्केट बोला जाएगा. जनरली इसमें डीलिंग होता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स का. सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर डेल्ट इन दिस काइंड ऑफ मार्केट. तीसरा तरह का मार्केट है नेशनल मार्केट. नेशनल मार्केट मतलब बिटवीन टू स्टेट्स, टू और मोर स्टेट्स. अगर एक से ज्यादा स्टेट्स के बीच में डीलिंग है, मतलब एक डीलर महाराष्ट्र का है और बायर से फॉर एग्जाम्पल एमपी का है, तो दैट इज नेशनल मार्केट. जनरली इस तरह के मार्केट में ड्यूरेबल गुड्स का डीलिंग होगा. एंड लास्ट इज इंटरनेशनल मार्केट. इंटरनेशनल मार्केट मतलब जहां पे दो कंट्रीज के बीच में बाइंग एंड सेलिंग चल रही है, दैट इज इंटरनेशनल मार्केट. जनरली इस टाइप के मार्केट में प्रेशियस मेटल्स में डीलिंग होता है, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा. ठीक है, जनरली डीलिंग इज इन प्रेशियस मेटल्स. ये चार तरह के मार्केट है ऑन द बेस ऑफ ज्योग्राफी. फिर उसके बाद आता है टाइम के बेसिस पे. ये टाइम के बेसिस का मार्केट दिया है अल्फ्रेड मार्शल ने. वेरी इंपॉर्टेंट. चार कैटेगरीज हैं: वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड. जहां पे ऑल फैक्टर्स आर फिक्स वो कहलाता है वेरी शॉर्ट पीरियड. जहां पे सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल, वो कौन सा है? शॉर्ट पीरियड. जहां पे ऑल दी फैक्टर्स आर वेरिएबल वो है लॉन्ग पीरियड. और जहां पे सारे फैक्टर्स आर वेरिएबल एंड ओवरऑल मार्केट कंडीशन ही चेंज हो जाती है, तो उसे कहा जाता है वेरी लॉन्ग पीरियड. वेरी शॉर्ट पीरियड का दूसरा नाम है मार्केट पीरियड, और वेरी लॉन्ग रन का दूसरा नाम है सेक्युलर पीरियड. ठीक है, अब एक क्वेश्चन है इन योर एग्जाम. क्वेश्चन ये है कि वेरी शॉर्ट रन में क्या फिक्स रहता है? ठीक है, ऑप्शन है इसके डिमांड, सप्लाई, बोथ या नन. वेरी शॉर्ट पीरियड में क्या फिक्स रहेगा? आंसर इसका सही था, ओनली सप्लाई रिमेन्स फिक्स. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. डिमांड अपने हाथ में है ही नहीं, हम सिर्फ सप्लाई को चेंज कर सकते हैं एज सेलर. ओके, तो ये इसी पर बेस्ड क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट था. तीसरी कैटेगरी तो बहुत आसान है. नेचर के बेसिस पर स्पॉट मार्केट होता है, फ्यूचर मार्केट होता है. जो इमीडिएट कैश ट्रांजैक्शंस का मार्केट होता है उसे बोला जाता है स्पॉट मार्केट. और जिसमें डीलिंग आज हो रही है लेकिन सेटलमेंट होगा ऑन सम फ्यूचर डेट, उसे कहा जाता है फॉरवर्ड मार्केट या फ्यूचर मार्केट. जहां पे आज की तारीख में हमने डील एंटर कर ली है लेकिन सेटलमेंट होगा फ्यूचर डेट पे, वो फ्यूचर मार्केट है. और जो इमीडिएट कैश सेटलमेंट का मार्केट है उसे कहा जाता है स्पॉट मार्केट. रेगुलेशन के बेसिस पे दो तरह के मार्केट है: रेगुलेटेड मार्केट जहां पे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस चल रहे हैं, और अनरेगुलेटेड मार्केट वो है जहां पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है. ओके, अगर बात करें स्टॉक एक्सचेंज की, तो स्टॉक एक्सचेंज इज एन एग्जांपल ऑफ रेगुलेटेड मार्केट जहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है. इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, अगेन वेरी इजी. जहां पे बल्क में बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है वो है होलसेल मार्केट, और जहां पे स्मॉल क्वांटिटी में बाइंग एंड सेलिंग होता है वो कहलाता है रिटेल मार्केट. कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, रेवेन्यू एंड इट्स कॉन्सेप्ट. रेवेन्यू और प्रॉफिट में मेन डिफरेंस क्या है? रेवेन्यू जो तुम्हारे अकाउंट्स का टोटल सेल होता है, बेसिकली वो रेवेन्यू है. द टोटल मनी रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ अ कमोडिटी, जो भी टोटल पैसा तुम रियलाइज करते हो फ्रॉम सेल ऑफ कमोडिटी वो रेवेन्यू है.
और रेवेन्यू में से जब कॉस्ट को माइनस किया जाता है तो हमको क्या मिलता है? प्रॉफिट. राइट नाउ वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट रेवेन्यू. कमिंग ऑन टू थ्री टाइप्स ऑफ रेवेन्यू. वेरी इजी अगेन, क्योंकि अब तुमने प्रोडक्शन में भी देख लिया है, कॉस्ट में भी देख लिया है. टोटल रेवेन्यू मतलब सम टोटल ऑफ मनी रिसीव्ड रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ ऑल द यूनिट्स. सारी यूनिट बेच के जितना पैसा मिल रहा है वो टोटल रेवेन्यू है. फॉर्मूला समेशन ऑफ एमआर या फिर एआर इनटू क्यू. ठीक है. नेक्स्ट, एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट रेवेन्यू है ऑफ द आउटपुट सोल्ड. जितना तुमने बेचा उसका पर यूनिट रेवेन्यू कितना हो गया उसे कहा जाता है एवरेज. टीआर डिवाइडेड बाय क्यू इज द फॉर्मूला. एवरेज रेवेन्यू का दूसरा नाम है प्राइस. और बेटा एवरेज रेवेन्यू कर्व इज ऑल्सो नोन एज डिमांड कर्व. एवरेज रेवेन्यू कर्व इज ऑल्सो नोन एज डिमांड कर्व. कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू. मार्जिनल शेफ मतलब एडिशनल. एडिशनल जो भी तुम्हें पैसा मिल रहा है फ्रॉम सेल ऑफ एडिशनल यूनिट, ठीक है, उसे कहा जाता है मार्जिनल रेवेन्यू. सेम फॉर्मूला, टी आर एन माइनस वन या फिर चेंज इन टी आर डिवाइडेड बाई चेंज इन क्यू. कमिंग ऑन टू रेवेन्यू कर्व व्हेन एआर इज कांस्टेंट. अब दो सिचुएशन हो सकती है यार. एवरेज रेवेन्यू की या प्राइस की जब बात करें, प्राइस बोला है मतलब एवरेज रेवेन्यू दिया हुआ है, या एवरेज रेवेन्यू बोला हुआ है मतलब प्राइस देके रखा है. तो दो कैटेगरी हो सकती है. या तो ए आर कॉन्स्टेंट रहेगा, पहली कैटेगरी है व्हेन ए आर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, या फिर ए आर कम होते जाएगा विद द इंक्रीज इन आउटपुट. ठीक है. जैसे जैसे हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो पर यूनिट प्राइस कम हो जाती है. अगर तुम बोलो 1 किलो की जगह 5 किलो आलू लेंगे तो वो हो सकता है 40 रुपए किलो की जगह 35 रुपीज केजी लगा दे प्राइस. ओके. तीसरी सिचुएशन कभी नहीं होती कि ए आर बढ़ेगा विद द इंक्रीज इन आउटपुट, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल. ओके. कमिंग ऑन टू फर्स्ट कैटेगरी, पहला वाला सिचुएशन अपन डील कर रहे हैं जब ए आर कॉन्स्टेंट होता है. ए आर अगर कॉन्स्टेंट है तो यू कैन सी when AR is constant, MR is also constant and AR is equal to MR. पहला पॉइंट ऑफ रिलेशन यही है कि जब AR कांस्टेंट होता है तो MR भी कांस्टेंट होता है. अगर मैं यूनिट्स ले लूं 1 2 3 4 और AR है 10 पूरे टाइम, तो ऐसी सिचुएशन में TR आ जाएगा तुम्हारा 10 इंटू 1, 10 इंटू 2, 10 इंटू 3, 10 इंटू 4. और MR आ जाएगा टी आर एन माइनस वन, 20 माइनस 10, 30 माइनस 20, 40 माइनस 30. जब ए आर कॉन्स्टेंट होता है तो एम आर भी कॉन्स्टेंट होता है एंड ए आर इज इक्वल टू एम आर. और दूसरा पॉइंट ऑफ रिलेशन है जब एम आर कॉन्स्टेंट होता है तो टी आर विल इंक्रीज एट अ कॉन्स्टेंट रेट. When MR is constant, TR increases at a constant rate. तो बेटा यहाँ ग्राफ जो बन रहा है, TR का ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और AR और MR का ग्राफ बना है हॉरिजॉन्टल. कमिंग ऑन टू नेक्स्ट वन, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड सिचुएशन, रेवेन्यू कर्व्स व्हेन AR फॉल्स. अगर AR गिरते जा रहा है तो रेवेन्यू कर्व्स में क्या होगा? We'll take an example also. Units daily 1 2 3 4 5 6 7. AR कम होते जा रहा है 10 9 8 7 6 5 4. तो ऐसी सिचुएशन में टीआर हो जाएगा तुम्हारा 10 इंटू 1, 9 2 ज़ा 18, 8 3 ज़ा 24, 7 4 ज़ा 28, 6 5 ज़ा 30, अगेन 30 एंड 7 4 ज़ा 28. एमआर हो जाएगा 10, 18 माइनस 10, 8, 6, 4, 2, 0 and finally minus 2. Now when you see the relation, जैसे जैसे AR गिर रहा है MR भी गिर रहा है, लेकिन AR बड़ा है इन कंपैरिजन टू MR. ठीक है. तो when AR falls, AR is greater than MR. इन दोनों में से कौन सा नेगेटिव हो सकता है? MR कैन बी नेगेटिव और जीरो, बट AR कैन नॉट बी नेगेटिव और जीरो. प्राइस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती ना, इसलिए जब MR गिरता है तो TR बढ़ेगा लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट. When MR is zero, TR is maximum. And when MR is negative, TR finally starts falling. Same points of relation जो तुमने marginal utility और total utility में देखे हैं. Okay? अब इसको ग्राफिकली अगर देखोगे तो AR और MR का कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बन गया है. AR का ग्राफ ऊपर है और MR का उससे नीचे है. ठीक है.
तो जहां पे एम आर जीरो होता है वहां पे तुम्हारा टी आर का कर्व होता है मैक्सिमम। जब एम आर गिरता है तो टी आर बढ़ेगा लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। और फाइनली एम आर जब नेगेटिव हो जाता है तो टी आर फॉल्स। ठीक है, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ रिलेशन डिपिक्टेड बाय डायग्राम, सेम डायग्राम जो टी यू और एम यू का बना था। अब ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, रिलेशन बिटवीन ई एम आर एंड ए आर। अब यहाँ पे ई का मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ई का मतलब यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसका सही आंसर है इट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ए आर एम आर और ई के बीच में अगर रिलेशन का फॉर्मूला देखें तो ये है फॉर्मूला एम आर इज इक्वल टू ए आर इंटू ई माइनस वन अपॉन में ई। याद रखना ये चीज हमेशा ब्रैकेट में आनी चाहिए, ई माइनस वन सॉल्व करते टाइम। ओके, नाउ अगर ए आर ई का वैल्यू सॉरी अगर ग्रेटर देन वन होता है तो एम आर की वैल्यू आती है पॉजिटिव। ऑब्वियसली ई माइनस वन में पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इफ इट इज ग्रेटर देन वन एम आर पॉजिटिव होता है। अगर इलास्टिसिटी इज लेस देन वन तो फिर एम आर नेगेटिव हो जाता है। और अगर ई वन ही है तो फिर एम आर क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स तुम्हें पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स अपन ने सॉल्व किए थे। अब ग्राफिकली देखो इस चीज का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है। तुमने अभी देखा इलास्टिसिटी जब वन होती है तो एम आर होता है जीरो। मैंने तुम्हें अभी एक और चीज बताई थी, ए आर कर्व ही डिमांड कर्व है। ये अपना ए आर कर्व है और यही डिमांड कर्व है। ए आर ऊपर होता है, एम आर उसके नीचे जाता है और नेगेटिव चला जाता है, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में अगर तुम्हें ध्यान आ रहा है स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व के मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी होती है वन, E is equal to वन at this point, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ डिमांड। ओके, यहाँ पे अगर इलास्टिसिटी वन है, ई वन होता है तो एम आर कितना होता है, एम आर जीरो होता है। और एम आर जब जीरो होता है तो टी आर क्या होता है, टी आर होता है मैक्सिमम, राइट। इन लोगों ने टी आर का कर्व ऐसा पूरा बना दिया है, हालांकि वो जनरली यहीं पे रुक जाता है। ठीक है, मॉड्यूल में ऐसा ही ग्राफ दिया हुआ है। तो दैट्स द रिलेशन, जब ई वन होगा तो फिर ए आर कर्व का मिड पॉइंट होगा, और ए आर कर्व का मिड पॉइंट है मतलब एम आर जीरो है, और एम आर जीरो होगा तो टी आर मैक्सिमम होगा। ठीक है, दो बिहेवियरल प्रिंसिपल्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आए हैं इस पे। तो सबसे पहला प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल शटडाउन पॉइंट का प्रिंसिपल है। शट डाउन पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहां पे एक रैशनल प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन रोक देगा। ठीक है, एक रैशनल प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन कब तो रोक देगा, जब उसका टोटल रेवेन्यू इज नॉट इवन एबल टू कवर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बेटा टोटल कॉस्ट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात हो रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर उसका टोटल रेवेन्यू टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं कर पा रहा है तो ऐसी सिचुएशन में मतलब फिक्स कॉस्ट तो दूर की बात होगी, यू आर अनेबल टू कवर वेरिएबल कॉस्ट, जितना प्रोडक्शन करोगे उतना लॉस बढ़ते जाएगा। ओके, तो व्हेन टी आर इज लेस देन और इक्वल टू टीबीसी या फिर ए आर इज लेस देन और इक्वल टू एबीसी, so that situation is known as shutdown point। ये इस पे तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत ही सारे। प्रिंसिपल नंबर टू है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। कब एक रैशनल प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा, एक रैशनल प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट तब मैक्सिमाइज करता है जब एम आर इज इक्वल टू एम सी एंड आफ्टर बिकमिंग इक्वल marginal cost must be rising. That is the situation of producers equilibrium। जब एम आर एम सी बराबर है और बराबर होने के बाद मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है। ठीक है, अगर मार्जिनल कॉस्ट घट रही है इसका ये मतलब हो गया कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो जनरली इसका ग्राफ अपन ऐसा बनाते हैं, ये है तुम्हारा मार्जिनल रेवेन्यू का ग्राफ, जब एम आर कॉन्स्टेंट होता है तो हॉरिजॉन्टल बनता है, और ये मार्जिनल कॉस्ट यू शेप्ड ग्राफ। कौन से पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ रहा है, पॉइंट ए या बी,
करेक्ट। पॉइंट बी पे इक्विलिब्रियम है क्योंकि इस पॉइंट पे एमआरएमसी बराबर है और बराबर होने के बाद मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है। ठीक है। जनरली इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, जब टीआर और टीसी के बीच का गैप सबसे ज्यादा होगा तो वो होता है इक्विलिब्रियम का पॉइंट। ठीक है। टीआर का स्लोप है एमआर और टीसी का स्लोप है एमसी। तो ऐसा भी बोल सकते हैं जब इन दोनों के स्लोप बराबर होते हैं, ठीक है, तो वो होता है इक्विलिब्रियम का पॉइंट। टीआरटीसी के तौर पे भी पूछा जा सकता है, एक बार आया एग्जाम में। एम आई क्लियर विद दिस? इसके साथ अपनी यूनिट नंबर 1 वी आर लेफ्ट विथ वन मोर डायग्राम। ओके। यहाँ पे देखो, इन लोगों ने मार्जिनल कॉस्ट कर्व वैसा बनाया है, हालांकि वो यू शेप्ड होता है, और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग वाला लिया है। ये दोनों यहाँ पे बराबर है और यहाँ पे बराबर हो रहे हैं, तो मैक्सिमम प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का ग्राफ है, मैक्सिमम प्रॉफिट यही हो रहा है जहां पे एमआरएमसी बराबर है और बराबर होने के बाद मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग। ठीक है। दैट इज द सिचुएशन। ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है और ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। फाइन। तो दैट इज द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसके साथ ये यूनिट होती है खत्म। ओके।